हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज स्टार्ट करने वाले हम लोग ग्रेविटेशन का पार्ट 5। इसके प्रीवियस लेक्चर 1, 2, 3, 4 डाले जा चुके हैं। आप जाके फटाफट उसको कवर कर लो। ग्रेविटेशन एकदम वीआईपी हो जाएगा, एकदम वीआईपी, ठीक है। और पूरे डीप से पढ़ाया गया, उससे एडवांस भी बताया गया, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि लोग पूछते हैं क्या। लोग पूछते हैं बताओ आपका वेट क्या है, तो हम लोग बताते हैं 40 kg, 50 kg नहीं बताते एक्चुअली। मैं 50 kg नहीं बताते एक्चुअली। हाँ, तो जो लोग पूछते हैं वेट और हम लोग उसका जवाब देते हैं मास, एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है। वो लोग पूछते हैं वेट और हम लोग बताते हैं मास। तो वो सारी कंफ्यूजन जो है ना आज दूर हो जाएगा कि लोग पूछते हैं वेट, हम लोग बताते हैं अपना मास। तो आज वो सारी की सारी जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगी। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना। 30 मिनट के लिए बंद कर दो, ठीक है। और एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, एकदम कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 कॉपी पेन निकाल लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, काम खत्म। देखो चलो, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। देखो भैया, मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से और वेट को रिप्रेजेंट करते हैं w से। तो मैंने इधर लिखा वेट और इधर लिखा गया है मास, ठीक है, मास है। तो एकदम एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे, ठीक है। पहले तो जान जाओ मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो सारी प्रॉपर्टीज में ही लिखा गया है। देखो, एक्चुअल कंटेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक्चुअल कंटेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ बॉडी। मैं कहूं कि एक कैसा एग्जांपल रखते हैं, छोटा सा एग्जांपल रखते हैं कि एक छोटे छोटे बॉल से मिलके एक बड़ा बॉक्स तैयार हुआ है। छोटे छोटे बॉल्स के मिलके एक बड़ा बॉक्स तैयार हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे बॉल का ये कॉम्बिनेशन एक बड़ा स्क्वायर मान लो, एक डब्बा बन गया, ठीक है, डब्बा बन गया। तो हम कहेंगे क्या कि मास जो होता है ना, एक्चुअली कंटेंट पार्टिकल का होता है। एक्चुअली कंटेंट पार्टिकल का होता है। और वेट जो होता है ना, वेट हम लोग जो लोग पूछते हैं वेट, तो हम लोग बताते हैं अपना मास। तो हम लोग ये मास है और ये वेट पूछते हैं। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी। मतलब ये बॉडी कितना फोर्स लगा रहा वो लोग पूछते हैं। तुम्हारी बॉडी कितनी फोर्स लगा रही ये पूछते हैं। लेकिन हम लोग बताते हैं 60 kg। लड़कियां बताती हैं मेरा 30 kg है, 35, ठीक है। तो खाओ पियो एकदम मस्ती से, पढ़ो भी मस्ती से, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो पार्टिकल जो होता है ना, पार्टिकल वो होता है पूरे बॉडी, जो बॉडी है ना, ये मान लो बॉडी है, ये बॉडी है। तो इसके पार्टिकल का वजन वो मास होता है। इसके पार्टिकल का वजन क्या होता है, मास होता है। लेकिन ये बॉडी कितनी फोर्स लगा रही वो वेट होता है। कोई बॉडी कितनी फोर्स लगा रही वो क्या होता है, वेट होता है। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी। अब बात आई समझ में। हाँ, मास और वेट में बहुत अंतर है। मास और वेट में बहुत। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई गोलू नाम का लड़का है, ठीक है। कोई गोलू नाम का लड़का है, गोलू, ठीक है। ये गोलू नाम का लड़का है, इसका नाम है गोलू, ठीक है। इसको मैंने पृथ्वी पे उसका मास मैंने वजन किया, मास, वेट नहीं, मास। तो आया 60 kg। गोलू एक्चुअली कितनी केजी का है, 60 kg का है, ठीक है, 60 kg का है। ऑन अर्थ, कहां पे, अर्थ पे। मैंने इसको ले जाके मून पे रख दिया, मून पे। तो मास में अंतर होगा कि नहीं होगा, मास में अंतर नहीं होगा। जितना केजी का पृथ्वी पे है उतना ही केजी का मून पे भी है। लेकिन जब उसको तौलेंगे पृथ्वी पे, ठीक है, तो वो बदल जाएगा। मान लो कि इसका वजन है 60 kg और तौलेंगे तो वो एक्चुअली में वेट होता है जो तौलते हैं। तो W इक्वल टू क्या होता है, mg। W इक्वल टू होता है mg। देख लो W इक्वल टू क्या होता है, mg। मास इनटू ग्रेविटी। G की वैल्यू मालूम है ना, G की वैल्यू 9.8 रख लो
और ना तो 10 रख लो, तो 10 से 60 से करोगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 न्यूटन। मतलब उसकी जो फोर्स है ना, वेट कितनी है? 60 न्यूटन है गोलू का। अब बात आ रही है समझ में? आ रही है? मतलब ये पार्टिकल का मास है और ये बॉडी का फोर्स है। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी। इट ऑलवेज कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। मास हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। आज अगर ये पेन 10 एक आधा ग्राम मतलब 50 ग्राम का है, मान लो ये पेन कितने, ये मार्कर 50 ग्राम का है, ठीक है, तो इसको कहीं भी ले जाएंगे 85 ग्राम का होगा। ये मार्कर हम कहीं भी ले जाएं, ये उसी मास का होगा। तो मास कभी बदलता नहीं है। इट ऑलवेज कांस्टेंट। इट इज वेरिएबल। वेट जो है ना वेरी करता है। वेट क्या करता है? वेरी करता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपकी वेट घटती जाएगी, जैसे जैसे नीचे आओगे आपकी वेट बढ़ती जाएगी, क्योंकि जी की वैल्यू बढ़ती जाती है नीचे आने। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें केवल मास है, इतना केजी, इतना केजी, 4 केजी, 5 केजी, 6 केजी, कोई डायरेक्शन तो आ नहीं रहा, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक टाइप का क्या है? फोर्स है। और हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब कहोगे कि सर फोर्स क्या होता है, तो इसका भी लेक्चर है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लेक्चर हम आज अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से ले लोगे, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट। ठीक है, तो फोर्स देखो, पहले तो आपको मोशन पढ़ना पड़ेगा, फिर फोर्स पढ़ना पड़ेगा, फिर ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर क्लियर होगा फोर्स क्या होता है। फोर्स से पहले आप लोग को मोशन पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो लोग मोशन फोर्स कंप्लीट नहीं है, फटाफट कंप्लीट कर लो, ठीक है। नाइन्थ क्या है? बेसिक ऑफ फिजिक्स है, बेसिक ऑफ साइंस है। फिजिक्स की मैं बात क्या करूं, बेसिक ऑफ साइंस है। 9th 10th साइंस का बेस है, ठीक है, एकदम बढ़िया से पढ़ो। अब बात करते हैं, नहीं तो आगे जब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से भेंट होगा ना, तो पढ़ लेना पड़ेगा फिर, इसलिए बेस बढ़िया कर लो एकदम। इट ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। ये कैसा होता है? वेरिएबल होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। चौथा पॉइंट, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने बोला ना ये कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन इट ऑलवेज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब जो वेट है ना, ये चेंज करता है प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगहों पे वेट अलग अलग आता है। बात आ रही समझ में? आप हिमालय पर्वत पे चढ़ जाओ, हिमालय से भी ऊपर देखो, जो जी की वैल्यू है ना, जी की वैल्यू 9.8, ये बहुत दूर जाने पे चेंज होती है और धीरे धीरे चेंज होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, एक लार्ज फोर्स है, बहुत बड़ा फोर्स है। एक बॉडी को बहुत छोटा होना पड़ेगा और एक बॉडी को बहुत 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 बड़ा होना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? तो इट ऑलवेज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट चेंज करेगा प्लेस टू प्लेस। इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम। वहीं बोला ना, लोग पूछते हैं तुम्हारा वेट कितना है, 60 kg। एक्चुअली हम बताते क्या हैं? मास। बात आई समझ में? एक्चुअली हम बताते क्या है? मास। तो मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, मतलब केजी, और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो मान लो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। अब लोग पूछे ना कि तुम्हारा कितना वेट है, तो अपने लास्ट में न्यूटन बताओ, ठीक है, इतना न्यूटन। बता रही है समझ में ना? क्या कहोगे? इतना न्यूटन। चलो ठीक है, केजी मत लगाना। कोई पूछ देगा ना आपसे कि आपकी वेट कितनी है, तो कहना कि इतना न्यूटन, ठीक है। केजी मत लगाना, 60 kg, 40 kg, ठीक है, नंबर ठीक है, लास्ट में केजी मत लगाना, क्योंकि वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। फॉर्मूला होता है W = mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W = mg। चलो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये पार्टिकल का मास पार्टिकल का मास होता है, और वेट एक टाइप का फोर्स है। इट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, ये वेरिएबल है, वैरी करता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय।
इट रिमेन्स कांस्टेंट। इट ऑलवेज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जगह टू जगह चेंज करता है। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। जल्दी फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 अब करने वाले हैं रब। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। नहीं जी, बहुत अत्याचार हो रहा है। गर्मी की छुट्टी है सर, पढ़ा रहे हो आप। देखो बेटा, ये जो आपके पास पोटेंशियल है ना, ये कभी नहीं आने वाली। 9 to 12 जम के मेहनत करो, एकदम जम के मेहनत करो, आग लगा दो, एकदम आग लगा दो, ठीक है। वो शायरी सुनो ना, आग लगा दो, आग लगा दो, वही। हाँ, एक फॉर्मूला मिला वेट का, W इक्वल टू mg, W इक्वल टू mg। इसको भी रब कर देते हैं, लगे एक रिलेशन ही पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। W इक्वल टू mg। देखो, if an object 40 मान लेते हैं यहाँ पे 40 kg, ठीक है, 40 kg का है। फाइंड इट वेट ऑन अर्थ। कहां पे वेट निकालिए? अर्थ पे। तो W इक्वल टू W अर्थ इक्वल टू क्या होगा? mg एट अर्थ, ठीक है, अर्थ। तो मैंने बोला ना, यहां पे कुछ भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, सन भी, मून भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी ग्रेविटी रखनी है। तो W इक्वल टू क्या होता है? mg। तो मैं लिख दूं m की जगह कितनी है भाई, उसकी वेट मास 40 kg, और g की वैल्यू अर्थ पे होती है 10, तो कितना होगा? 400 न्यूटन। मतलब जब कोई लड़का अगर 40 kg का है तो लोग पूछेंगे तुम्हारा वेट कितना है, तो बताना 400 न्यूटन। क्या बताओगे? 400 न्यूटन। अपने मास को g से मल्टीप्लाई करके बता देना। अपनी मास को g से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करना? डील कर देना, कहना कि मैं इतने न्यूटन का हूं। वो भी पागल आ जाएगा, अरे ये क्या बोल रहा है, हम तो पूछे इसके वेट, ये बता रहा है न्यूटन। हम तो पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि लोग इतना बोलते हैं ना, वेट बताओ वेट बताओ, ठीक है। तो वेट जो होता है ना, वेट W इक्वल टू mg, वेट अर्थ का, वेट अर्थ का, m ग्रेविटी अर्थ का। आपका अगर मास 40 kg का है तो ग्रेविटी g की वैल्यू लगा दो 400 न्यूटन। बात आई समझ में? हाँ, ये नहीं कह देना कि आपका वेट कितना है तो 40 kg, नहीं, वेट 400 न्यूटन। आगे बढ़े, मान लेते हैं किसी लड़का का वेट है 60 kg, किसी लड़का का वेट है 60 kg, तो क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, 60 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 600 न्यूटन। बात आ रही समझ? उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि g एट अर्थ कितना होता है? 9.8 और 10। मान लो आपको 9.8 रखना है, कोई दिक्कत नहीं, रख लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? चलो कर दे रब, ठीक। देखो, जी अर्थ जो होता है, जी मून जो होता है ना, जी मून, ग्रेविटी एट मून का, ग्रेविटी किसका? मून का, वो होता है जी अर्थ के 6 गुना कम, जी अर्थ बाई 6। मतलब जितनी ग्रेविटी अर्थ पे है उसके 6 टाइम ग्रेविटी कम है, उसके 6 टाइम कम ग्रेविटी है मून पे। बात आ रही है समझ में? मतलब जी मून इक्वल टू जी अर्थ बाई 6। मतलब मून की जो ग्रेविटी है ना 6 टाइम कम है एज कंपेयर टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। बात आ रही है समझ में? लिख लो। ग्रेविटी ऑफ मून is 6 times less
6 टाइम लेस एज कंपेयर टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। समझ में आई बात? जी मून इक्वल टू जी अर्थ बाई 6। चलो इतना तो हो गया ना, इतना आ गया समझ में ना। आगे बढ़ते हैं। कोई लड़का है 60 केजी का, कोई लड़का है 60 केजी का, मान लो इसका मास कितना है 60 केजी। इसको मैंने पृथ्वी पे रखा, अर्थ पे रखा, ठीक है, अर्थ पे। तो इसका वेट कितना आया? अर्थ W इक्वल टू एम जी। जी किसका? अर्थ का ना। यहां पे देखो अर्थ है ना, तो अर्थ का देखो मास कितना है 60 इंटू 10 लगा लेंगे हम लोग, आएगा 600 न्यूटन। मतलब उस पे जो बल लग रहा कितना न्यूटन का लग रहा? 600 न्यूटन का लग रहा। अब हम निकालेंगे वेट, उसका वेट कहां पे? मतलब मैंने उसको तराजू पे रखा, तराजू पे, तो कितना आया 600 न्यूटन आया। कितना आया 600 न्यूटन आया। अरे भैया ये जो तराजू है ना, तराजू, ये जो तराजू, इसे डंटे, ठीक है, इसे डंटे, इसे पकड़ने वाला, तो हम लोग सरफेस से ऊपर रखते हैं। देखो अर्थ के सरफेस से ऊपर रखते हैं, तो इस पे जब कोई हम सब्जी या कुछ भी रखेंगे तो उसके मास की वजह से mg लगेगा कि नहीं लगेगा? mg लगेगा कि नहीं लगेगा? पृथ्वी उसको खींचेगी कि नहीं खींचेगी? खींचेगी कि नहीं खींचेगी? तो हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग वेट निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? वेट। बात आई समझ में? mg उसके मास इंटू ग्रेविटी, वेट निकल जाएगा। बात आ रही है समझ में? मतलब वेट एक टाइप का क्या है? फोर्स है। वेट एक टाइप का क्या है? फोर्स है। अब देखो हम लोग को फाइंड करना था वेट एट मून, तो लिख सकते हैं ना एम जी एट मून, लिख सकते हैं ना। अब देखो मास कितना है भाई 60 इंटू जी मून को अभी मैंने लिखवाया कि जी मून बराबर होता है, जी मून बराबर होता है जी अर्थ के 6 टाइम कम। मतलब लिख सकते हैं जी मून बराबर जी अर्थ बटे में 6, यानी कि 60 इंटू जी अर्थ होता है, जी अर्थ होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम 10 ले लेते हैं और 6, कितना हो गया 100 न्यूटन। मतलब जो बॉडी यहां पे 600 के बल से स्थिर है, वहां पे वो अपने आप को हल्का फील करेगा, हल्का हल्का फील करेगा। बात आ रही है समझ में? मतलब मून के सरफेस पे उस पे कम ग्रेविटी लगेगी। मतलब एक बॉल को अगर हम मार दें 600 न्यूटन से, ठीक है, से बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत फोर्स, और देखो यहाँ पे 100 न्यूटन से ही वो चला जाएगा। बात आ रही समझ में? मत देखो जहां पे अर्थ पे 600 है, वहां पे देखो उसके 6 टाइम्स कम है कि नहीं है? देखो ये 600 100 उसके 6 टाइम्स कम है। बात आ रही समझ में ना? चलो मेरे ख्याल से आपको मास और वेट के बीच का रिलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर लिखोगे, अगला पॉइंट थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है? इट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है। थ्रस्ट एक टाइप का क्या है? फोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। इट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। सुनोगे, थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है जो किसी बॉडी पे कैसा लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर लगता है।
जैसे आप लोग कभी नेल को पेंट्रेट किए वैसे हैमर से, तो नेल देखना 90 डिग्री से पेंट्रेट होता है, ठीक है। तो वहां पे लगने वाली फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। वह फोर्स जो परपेंडिकुलर सरफेस पे लगे। सरफेस पे कैसा लगे? परपेंडिकुलर लगे। अब ये तो पता चल गया कि परपेंडिकुलर लगने वाले, देखो फोर्स कई तरीकों से लग सकते हैं, तो जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट। इट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। किसी सरफेस पे वो जब परपेंडिकुलर लगता है तो उसको, ये जो वॉल पिन होता है ना, वॉल पिन जो दीवार पे हम लोग चिपकाते हैं, वो पेपर रख के ऐसे चिपकाते हैं, ऐसे करके कुछ होता है, देखो ऐसे करके कुछ होता है, ऐसे करके कुछ होता है, आगे चोक होता है, ऐसे वॉल पे हम लोग चिपकाते हैं ना, वैसे वॉल पे ऐसे, तो ये भी थ्रस्ट है, ठीक है। मतलब ऐसा फोर्स जो सरफेस पे परपेंडिकुलर लगे, ऐसा फोर्स जो सरफेस पे परपेंडिकुलर लगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। बात आई समझ में? चलो, ये रहा थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। अब बात करते हैं प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर। तो देखो भैया, प्रेशर कुछ नहीं, देखो मेन था प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, ठीक है। प्रेशर को हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पी से। प्रेशर क्या होता है? इट इज डिफाइंड थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। इसको छोटा बना देते हैं, ठीक है। वो रॉकेट उड़ता है ना, रॉकेट तो नीचे क्या प्रोड्यूस करता है? थ्रस्ट। नीचे जो सरफेस पे थ्रस्ट लगाता है, धीरे धीरे वो ऊपर जाता है। ड्रोन देखो, ड्रोन कैसे उड़ता है? नीचे एयर का थ्रस्ट लगाता है और ऊपर जाते जाते। बात आई समझ में? थ्रस्ट मतलब वो फोर्स जो सरफेस से परपेंडिकुलर लगे। वो रॉकेट जो छोड़ते हैं ना आप लोग, रॉकेट दिवाली में, तो भी थ्रस्ट इमिट करता है। जैसे ही थ्रस्ट करेगा, थ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। तो थ्रस्ट जो होता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। इट इज डिफाइंड थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है? इट इज डिफाइंड थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। मतलब ये जो थ्रस्ट है, कितने एरिया पे लग रहा, वो क्या है? प्रेशर है। बात आ रही समझ में? ये थ्रस्ट कितने एरिया पे लग रहा, ये क्या है? प्रेशर है। P इक्वल टू होता है थ्रस्ट बाई एरिया। थ्रस्ट बाई एरिया। और मैंने बताया है कि थ्रस्ट को हम लोग फोर्स भी बोलते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी दोनों में से कोई लिख सकते हैं। P इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया या P इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। इसका एसआई यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल। क्या होता है? पास्कल, जिसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लो पास्कल ना आया तो फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। बात आ रही समझ में? प्रेशर क्या होता है? इट इज डिफाइंड थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, P इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया। थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है, फोर्स बाई एरिया भी लिख सकते हैं। इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो फोर्स का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं तो पास्कल लिख सकते हो, पास्कल, 1 पास्कल, ठीक है। 1 पास्कल क्या होता है? 1 पास्कल एक नया टर्म आ गया, 1 पास्कल। 1 पास्कल किसे कहेंगे? 1 PA। जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे 1 मीटर स्क्वायर पे, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे कहां पे? 1 मीटर स्क्वायर पे, तो आंसर आएगा 1 पास्कल।
बात समझ में आया? 1 पास्कल, देखो 1 से 1 कट जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? पास्कल। बात आई समझ में? चलो अब थोड़ा सा रिलेशन पढ़ लेते हैं पास्कल और फोर्स और एरिया का बीच का, ठीक है? चलो रब कर देने इसे, देख लो 1 2 3 4 रब करने वाले हैं, इसको रब करने वाले हैं 1 2 3 4। अरे भाई वीडियो को पुश करो, वहां से लिख लो, ये क्लास में नहीं बैठे हो, ये लेक्चर चल रहे हैं, लेक्चर सीरीज। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे केपलर्स लॉ क्या होता है, शायद आपके बुक में दिया होगा, ये आपको एक्चुअली में पढ़ना है 11th में ग्रेविटेशन के, ठीक है? मैं लेकिन बता दूंगा थोड़ा बहुत केपलर्स लॉ होती क्या है, ठीक है? रिलेशन, पहली रिलेशन क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन P एंड F के, बोले तो T थ्रस्ट का, ठीक है? तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, यानी कि थ्रस्ट भी बढ़ेगा। पता नहीं समझ में? मान लो इसका एग्जांपल देते हैं, मान लो ये वॉल है, ठीक है? वॉल है और यहाँ पे कोई ऐसे इसको पेंट्रेट करना है अंदर, ठीक है? तो देखो अब इसको हाथ से करेंगे तो नहीं होगा ना, मतलब फोर्स कम है तो प्रेशर कम लग रहा। देखो अगर हाथ से इसको मैं पेंट्रेट करूं तो जाएगा क्या? करते रह जाएंगे, मतलब फोर्स कम है तो प्रेशर भी देखो कम है। अब मैंने इसको हैमर से मारना स्टार्ट किया, हैमर से, ठीक है? तो फोर्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो प्रेशर भी इधर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो फोर्स बढ़ेगा कब? जब प्रेशर बढ़ेगा, यानी फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा प्रेशर से अंदर जाएगा। किसी चीज पे फोर्स लगाओ कम, पता नहीं समझ में? कम लगाओ तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। अच्छा वो पाइप वाली कहानी देखो ना, पाइप में जो पानी जाती है, पाइप में पानी जाती है, हाँ देखो उधर से अगर नल अगर धीरे से चालू किया हो, देखो एकदम पकड़ना कंसेप्ट को, ये पाइप है, मैंने पाइप पकड़ रखा है, बोला गोलू नल को ओपन कर, तो उसने थोड़ा सा मस्ती में थोड़ा सा ओपन किया, तो थोड़ी पानी की जो स्पीड है, फोर्स है, वो थोड़ी कम आएगी, ऐसे करके आएगी, तो इधर से भी ऐसे निकलेगी, प्रेशर ज्यादा बनाएगा नहीं। उधर से उसको और खोल दिया, उस नल को, नल की टुट्टी को और खोल दिया, तो पूरा प्रेशर के पूरा फोर्स के साथ आएगी, और यहाँ से पूरा प्रेशर के साथ निकलेगा, मतलब फोर्स बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा। बात आ रही समझ में? फोर्स घटा, नल की टुट्टी कम कर दिया तो प्रेशर भी देखो कम हो गया। अब बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? मतलब उसने पानी की जो धारा है ना, उस स्पीड को कम कर दिया, मतलब फोर्स को कम कर दिया, तो देखो प्रेशर भी कम हो गया। बात आ रही समझ में ना? रिलेशन बिटवीन P एंड F, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर घटेगा। लेकिन मैं एरिया की बात करूं, और सीधा एग्जांपल उसी पाइप पे ही है, देखो P एंड A, एरिया बढ़ेगा, देखो P1/A, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। वही नल वाली कहानी है। अगर मैं उसने नल को तो वैसे ही चालू कर दिया, एकदम पूरा बढ़िया से चालू कर दिया, ठीक है? अब कोई कम बेसी नहीं है, पूरा टाइटली खुल गया है। तो एक छोटा सा पाइप है, एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया बढ़ गया, प्रेशर, बात आ रही है समझ में? मतलब एरिया बढ़ जाने से प्रेशर कम हो जाता है, और एरिया को कम करते जाओ, देखो प्रेशर बहुत दूर तक फैलेगा। बात आ रही है समझ में?
मतलब एरिया कम कर देने से प्रेशर बढ़ जाता है। एरिया कम कर देने से, एरिया को कम कर देने से प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और एरिया को बढ़ा देने से प्रेशर घट जाता है। बात आ रही है समझ में? यही है रिलेशन। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अच्छा चलो एक चीज और, मान लो ये टमाटर है, ठीक है, टमाटर, और ये चक्कू है। क्वेश्चन पूछता है चक्कू है, चक्कू का ये धार वाला है इधर, और इधर मान लो कि बिना धार का है, तो थोड़ा सा थिकनेस उसका मोटा रहेगा, थोड़ा सा पतला रहेगा लेकिन थोड़ा मोटा रहेगा, ठीक है। तो अगर हम जिधर जिधर शार्प नहीं है, जिधर चक्कू जो है शार्प नहीं है, उधर से करेंगे तो कटेगा क्या, मतलब एरिया ज्यादा है तो देखो प्रेशर नहीं लग रहा। अगर जबरदस्ती करोगे तो ऐसे हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन एक कटने की बात कर रहा है प्रेशर। तो एरिया बढ़ जाने से प्रेशर नहीं लगता, और एरिया घट जाने से प्रेशर लगता है। जैसे नील की मैं बात करूं, वही नील, अगर मान लो कि इसकी जो टूटी है ना, पूरा एकदम ऐसा है, नील ऐसा है, आगे से ऐसा है, चूक नहीं है, जैसे चूक नहीं है, आगे से पूरा, हाँ समझ गए। तो देखो पीटते रह जाओगे, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा ना, जाएगा कहाँ, और एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। बात आ रही है समझ में? अब यहीं पे करते हैं लेक्चर को समाप्त। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, खुद भी पढ़ो। बेसिक चल रही है, देखो केजी फिजिक्स ज्वाइन करने का मतलब है कि आपका 9 to 12 बेसिक के साथ साथ एडवांस भी नॉलेज होगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।